नमस्कार, वंस अगेन वेलकम है आप सभी का। मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया है, चुंबकत्व वाला चैप्टर। अब इस चैप्टर को अपन एक समरी के रूप में देख रहे हैं, सारांश के रूप में, कि इस चैप्टर में क्या है, कंप्लीटली इस चैप्टर में है क्या क्या पॉइंट, क्या क्या फॉर्मूला है, उसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है F इज इक्वल टू म्यू नोड अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? चुंबकत्व में कुलाम का नियम है। किसका नियम है? कुलाम का नियम। मैग्नेटिज्म में कुलाम का फॉर्म क्या होगा? तो वो होगा अपने पास म्यू नोड अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। वैसे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और K का वैल्यू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड। यहाँ पे Q1 Q2 की जगह क्या आता है? M1 M2। और ये M1 M2 क्या होते हैं? Q1 Q2 वहाँ पे चार्ज होते हैं, यहाँ पे M1 M2 जो होते हैं ये अपने पास होते हैं पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य। तो जो दो पोल स्ट्रेंथ अपने पास पोल्स हैं, ये कह दें वो किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, किसी दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में काम करने वाला अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो फोर्स होगा ना, वो क्या होगा? म्यू नोड अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। उसी के जैसे है, जैसे कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन बात करते हैं तो क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे मैग्नेटिज्म में सेम K, बट यहाँ पे होता है M1, यहाँ पे होता है M2 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे होता है। जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि जैसे दो अपने पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये दूसरी मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो प्लस M1 है, और इसका क्या होगा? माइनस M1। राइट है ना? पोल स्ट्रेंथ ध्रुव सामर्थ्य, एक प्लस होता है तो दूसरा माइनस होता है। इसी प्रकार से इसका क्या होगा? प्लस M2 माना, क्योंकि दूसरी अपने पास बार मैग्नेट है, और ये हो गया माइनस M2। दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस अपने पास R। तो इनके बीच में, इन दोनों मैग्नेट के बीच में जो काम करने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स होगा वो इस प्रकार से दिया जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई केवल एक पोल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है कि भाई नॉर्थ पोल या साउथ पोल एग्जिस्ट करें, दोनों पोल एग्जिस्ट करते हैं। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q1 अलग होता है, Q2 अलग होता है, मतलब सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स लगता है। बट यहाँ पे तो चुंबक के बीच में फोर्स लगेगा, और चुंबक में अगर नॉर्थ साउथ पास लेके आ रहे हैं तो उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। अगर दोनों सेम टाइप के लेके आएंगे तो रिपल्सन, प्रतिकर्षण। क्लियर ना? तो यहाँ पे जैसे ये एक बार मैग्नेट है, ये दूसरी बार मैग्नेट है, इसका साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल है, ये दोनों आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच में क्या काम करेगा? आकर्षण का बल काम करेगा, और वो क्या आएगा? K M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये M1 और ये M2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इसका ध्रुव सामर्थ्य और इसका ध्रुव सामर्थ्य, ये। क्लियर? और K का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है? म्यू नोड अपॉन 4 पाई होता है, जिसकी वैल्यू कितनी आती है? 10 टू द पावर -7। ये इसकी क्या आती है? वैल्यू आती है। क्लियर इतनी बात है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो म्यू नोड अपॉन 4 पाई है, इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा? ये पूछता है अपने को कि जैसे कि म्यू नोड अपॉन 4 पाई का वैल्यू होगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, और ऑप्शन में 10 टू द पावर -7 होगा, साथ में इसकी यूनिट भी होगी। तो इसकी जो यूनिट होती है वो अपने पास अपन निकाल भी सकते हैं, कई तरीके से इसकी यूनिट निकलती है, और 2-3 प्रकार की यूनिट आती है अपने पास। एक यूनिट मैं आपको बताता हूँ, जैसे F का क्या होता है? न्यूटन। R का क्या होगा? दूरी, मतलब मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है, तो एम्पियर मीटर का स्क्वायर। इसका एम्पियर मीटर, इसका एम्पियर मीटर। क्लियर? तो मीटर स्क्वायर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना? 10 की पावर -7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये होता है कुलाम्स लॉ का रूप, कुलाम्स लॉ का फॉर्म इन मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व में, कि दो बार मैग्नेट है, इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स इस प्रकार से डिफाइन होगा।
म्यू नॉट क्या है यहाँ पे? चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी है। कहाँ की? फ्री स्पेस की, मुक्त आकाश की। ओके, चलिए सेकंड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये है अपने पास टॉपिक। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो, बार मैग्नेट जो होती है, एक छड़ चुंबक, वो एक डाइपोल की तरह काम करती है, क्योंकि सिंगल पोल तो होता ही नहीं कभी भी। तो एक प्लस होगा m और एक दूसरा क्या होगा? माइनस m, मीन्स प्लस m माइनस m। ये क्या है? एक डाइपोल है। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी होगा द्विध्रुव आघूर्ण, और उसकी डायरेक्शन होती है माइनस m से प्लस m, मतलब s से n। m से प्रदर्शित होता है। इनके बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में अगर लेंथ 12 है तो m का वैल्यू कितना आएगा? कैपिटल M मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका वैल्यू कितना आएगा? एक ध्रुव सामर्थ्य है और बीच की दूरी, m इंटू 12। क्लियर इतनी बात है? देखो कैसे, ये वैसे ही है जैसे कि अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसके लिए डाइपोल मोमेंट क्या आता है? क्यू डॉट है 2a। ठीक है, मतलब एक चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस। सिमिलरली एक m और दोनों के बीच की डिस्टेंस। m क्या है? ध्रुव सामर्थ्य, पोल स्ट्रेंथ, राइट। यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा? मात्रक। इसका मात्रक होगा, m का क्या है? एम्पियर मीटर है, और l दूरी है, दूरी का भी क्या होगा? मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। तो अपने पास इसका यूनिट आ गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। विमा अपन इसकी निकाल सकते हैं। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मीन्स सदिश राशि है, डायमेंशन अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में जैसे बार मैग्नेट की बात करें, किसकी बात करें? बार मैग्नेट की, मतलब छड़ चुंबक की बात करें तो अपने पास m इंटू 12 आता है, राइट। m इंटू 12, ये फॉर्मूला हो गया। एक अगर बात करें कि कोई करंट कैरिंग लूप है, धारावाही लूप है, और उस धारावाही लूप के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना। तो जैसे कि ये अपने पास एक करंट कैरिंग लूप है और इसमें करंट फ्लो रहा है I, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो होता क्या है कि करंट कैरिंग लूप में जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में देखने पर करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लगे, तो वो जो साइड है, वो जो हिस्सा है, वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। और जिस डायरेक्शन में देखने पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लगे, धारा घड़ी की दिशा में लगे, घड़ी की दिशा में अपने को दिखे, तो वो जो होता है वो साउथ पोल की तरह काम करता है। किसके? बार मैग्नेट के। क्लियर? मतलब ये एक नॉर्थ साउथ हो गया, एक हिस्सा नॉर्थ और एक हिस्सा साउथ, मतलब एक मैग्नेट हो गया, एक प्लस m और एक माइनस m, मतलब क्या हो गया? डाइपोल हो गया। क्लियर है? मतलब क्या हो गया? धारावाही लूप एक डाइपोल की तरह काम करता है। और इसके लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है, जैसे कि वो आता है, अगर एक लूप की बात है तो I डॉट A, ये आता है अपने पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर यहीं पे एक कुंडली होती, कोइल होती, जिसमें फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या n है, तो उसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? NIA। I क्या होगा? करंट, n होगा फेरों की संख्या, और जो A है ना, ये होगा एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। ओके, क्लियर इतनी बात है? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपन ने एक करंट कैरिंग लूप के लिए डिफाइन कर लिया, जिसके लिए कितना होगा? m इज इक्वल टू NIA, धारावाही लूप के लिए NIA। ए क्या है? एरिया है। ओके, तो ये फॉर्मूला क्लियर, ये फॉर्मूला क्लियर, ये दोनों सूत्र पता होने चाहिए। एक होता है 1/2 EVR, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है 1/2 EVR। ये किसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है? ये है एक इलेक्ट्रॉन का, और इसे बोलते हैं अपन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कक्षीय
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, या हम कहते हैं कि एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये अपने पास प्लस है, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, एटम में होगा, चक्कर लगा रहा है, तो ये चक्कर लगाएगा तो इसके कारण क्या आएगा, करंट आएगा आई, जो कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत होगा, करंट की डायरेक्शन, धारा आएगी, राइट। तो ये भी अपने पास एक करंट कैरिंग लूप बन जाएगा, धारावाही लूप। तो इस कारण एक हिस्सा नॉर्थ पोल और एक हिस्सा साउथ पोल की तरह काम करेगा, मतलब ये एक डाइपोल बन जाएगा, द्विध्रुव बन जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट काम करेगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो ये इसका डाइपोल मोमेंट अपन ऐसे निकालते हैं कि m इज इक्वल टू होता है n आई ए, ये तो होता ही है धारावाही लूप के लिए, करंट कैरिंग लूप के लिए, करंट फ्लो होने लग गया है ना, ये होता ही है, क्लियर। और n का वैल्यू यहाँ पे कितना, 1, क्योंकि एक ही लूप की बात कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, राइट। n इज इक्वल टू 1, तो m का वैल्यू कितना आ गया, आई ए आ गया, ओके। एरिया क्या होगा, अगर ये रेडियस है, r त्रिज्या में चक्कर लगा रहा है ये, तो एरिया होगा अपने पास पाई आर स्क्वायर, राइट। आई क्या होगा, आई होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज कितना ई, क्यू अपॉन टी होता है, और टाइम कितना, एक चक्कर, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, राइट। अब ई अपॉन टाइम पीरियड क्या होगा, समय क्या होगा, दूरी बटे हुए चाल, और दूरी कितना 2πr, और चाल कितना इसकी माना अपन ने v, तो आई का वैल्यू आ गया EV अपॉन 2πr। ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखें, ये दोनों यहाँ पे रखें, देन m का वैल्यू अपने पास क्या आ गया, आई का वैल्यू कितना EV अपॉन 2πr, राइट। और a का वैल्यू पाई आर स्क्वायर, सोल्व करें तो m का वैल्यू कितना आ गया 1/2 EVR, ये फॉर्मूला आ गया। ये तो ये सारे सूत्र अपने को पता होने चाहिए कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो वो जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या अपने को पता होनी चाहिए, उसकी रेडियस अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, उसकी चाल क्या है वो अपने को पता होना चाहिए, फिर अपन उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, ओके। तो ये तीनों सूत्र अपने को पता होना चाहिए, ये एंड ये, क्योंकि काम के हैं, इनका यूज होता है। थर्ड अपन बात करते हैं कि जैसे कि एक है बार मैग्नेट है, नॉर्थ है और ये साउथ है, ओके। इसकी अक्ष पर, इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, वहाँ पे अपने को निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसके कारण यहाँ पे। तो हम कहें एक बार मैग्नेट के कारण उसकी अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड, एक छड़ चुंबक के कारण उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट क्या होगा। जैसे कि अपन इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए निकालते हैं, क्या होता है ई एक्सिस 2 kp अपॉन आर क्यूब, ये होता है। जब आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है तो यही होता है। इसी प्रकार से इसका क्या होगा 2 k p की जगह m हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आर क्यूब, ये क्या हो गया एक्सिस। k की जगह कितना म्यू0 अपॉन 4 पाई, 2 म्यू0 अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब, ये क्या हो गया अक्षीय अक्ष पर, एक बार मैग्नेट के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, क्लियर। इसी प्रकार से अगर बात करें इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है kp अपॉन आर क्यूब, तो यहाँ पे कितना होगा km अपॉन आर क्यूब, राइट। k का वैल्यू कितना म्यू0 अपॉन 4 पाई, और ये कितना m अपॉन आर क्यूब, ये लो इक्वेटर पे भी क्लियर है। तो ये फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूलाज क्लियर भी हो सकते हैं, पता भी हो सकते हैं, अगर पहले से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने को थोड़ी बहुत आती है तो, ओके। इन्हीं फॉर्मूला पर क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। फोर्थ, अब अपने पास क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट रखा हुआ है,
क्या रखा हुआ है, एक बार मैग्नेट। तो जैसे नॉर्थ पोल पर फोर्स लगेगा फील्ड की ओर और साउथ पर फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू में होता है वैसे ही है। तो ये क्या करेगा, घूमेगा, रोटेट करेगा, राइट, घूमेगा, इसलिए यहाँ पे क्या काम करेगा, बलाघूर्ण टॉर्क काम करेगा। जैसे अगर इलेक्ट्रिक डायपोल होता तो उसके लिए क्या होता, पीई साइन थीटा होता। डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता तो उसके लिए टॉर्क ये होता। अब ये यहाँ पे है क्या अपने पास, यहाँ पे अपने पास मैग्नेटिक डायपोल है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पी की जगह एम, ई की जगह बी, और ये साइन थीटा, और वेक्टर में लिखेंगे तो एन कैप। इसको अपन लिख सकते हैं एम क्रॉस बी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही होता है एम बी साइन थीटा डॉट एन कैप। क्लियर, तो ये सूत्र भी अपने पास क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है थीटा की वैल्यू को लेकर, थीटा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, उन सिचुएशन में टॉर्क कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। फिफ्थ, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं कि बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो कैसे निकालते हैं, इनफाइनाइट से बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में लेके आ जाए तो जितना वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करें तो वो होती है अपने पास कितनी, माइनस पी ई, ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में। तो मैग्नेटिज्म में क्या हो जाएगी, माइनस एम बी। इसको सोलो करें तो कितना हो गया, ये हो गया माइनस एम बी साइन, सॉरी डॉट प्रोडक्ट है, क्या होता है कोस थीटा। क्लियर। अब अपन बात करें वर्क डन की, कि एक मैग्नेटिक डायपोल है या बार मैग्नेट है, इसको घुमाने में कितना कार्य होगा। हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके रोटेशन में वर्क डन क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा उसका। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करते तो अपने पास होता पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य ये होता है। इसी प्रकार से बार मैग्नेट को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएं तो अपने पास क्या हो जाएगा, एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये लो, ये वर्क डन आ गया, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और ये क्या आ गया, बलाघूर्ण। ओके, तो हमने यहाँ पे टॉर्क निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाली और वर्क डन निकाल लिया। अब अपन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्या है ये, कि जैसे कि एक बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है, उसको पृथ्वी पर अलग अलग जगह पे लेके जाते हैं तो ये देखा गया कि बार मैग्नेट पोल्स के पास जाते हैं तो वहाँ पे झुक जाती है, डिप हो जाती है। अन्य किसी स्थान पे जाते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा डिप होती है। तो हमने देखा कि भाई बार मैग्नेट डिप हो रही है, झुक रही है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना डिप हो रही है, क्षैतिज से कितना झुक रही है, उसे अपन ने कह दिया एंगल ऑफ डिप, नमन कोण। उसे क्या कहा अपन ने, नमन कोण। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बोला कि जैसे कि एक बार मैग्नेट ऐसे झुक गई तो इधर मैग्नेटिक फील्ड था जिसने उसको इधर झुका दिया। क्लियर। यहाँ से क्षैतिज से ये माना कि थीटा कोण बना रही है हॉरिजॉन्टल से। ये बार मैग्नेट ऐसे झुक गई ना, पहले ऐसे थी फिर ऐसे झुक गई, तो कितना झुक गई, थीटा झुक गई। कितना झुक गई, थीटा। तो इस बी का, ये बी क्या है, इधर झुक गई, मतलब बार मैग्नेट ऐसे झुक गई। इसका मतलब ये है कि जो अर्थ है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसको अपनी ओर झुका रहा है। मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, यही ना। जैसे ये बार मैग्नेट थी ऐसे झुक गई, ऐसे झुक गई, मतलब क्या हो गया, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या बोल रहा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, इधर, राइट। ऐसे थी फिर इधर आ गई, बार मैग्नेट ऐसे थी और अब क्या हो गई, ऐसे झुक गई, ऐसे झुक गई। इसका मतलब ये है कि इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इधर चुंबकीय क्षेत्र है, इस कारण तो ये झुक गई। तो ये अपने पास अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आया बी, और हॉरिजॉन्टल से ये थीटा कोण बना रहा है, क्षैतिज से कितना, थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या होगा, बी कोस थीटा, और ये क्या होगा, बी साइन थीटा।
क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर घटक, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच ये हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन थीटा। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी कोस थीटा होता है और ऊर्ध्वाधर घटक होता है बी साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म इज बी कोस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज बी साइन थीटा। अब देखिए बी कोस थीटा और बी साइन थीटा का रिजल्टेंट क्या है, बी है, तो इसे अपन ऐसे लिखेंगे, बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर वी प्लस 2bv मल्टीप्लाई बी एच कोस ऑफ थीटा। थीटा कितना दोनों के बीच में 90। समझ रहे हो बात, नहीं समझे? देखो बी वी इधर, बी एच इधर काम कर रहा है और बी वी इधर काम कर रहा है, दोनों का परिणामी तो क्या है, बी है, राइट ना। तो कैसे निकालें, जैसे बी एच इधर है बी वी इधर है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, उनका रिजल्टेंट अपने को निकालना है, तो अपन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला मल्टीप्लाई दूसरा मल्टीप्लाई कोस थीटा। थीटा कितना है, 90। कोस 90 का वैल्यू 0, देन बी का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट है बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर वी। क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो बी कोस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो बी साइन थीटा, और बी का वैल्यू आएगा बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर वी। ओके, अब अगर बी वी अपॉन बी एच निकालें यहां पे, तो अपने पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा। मतलब बी वर्टिकल जो होगा वो बी हॉरिजॉन्टल का tan थीटा होगा। ये भी अपने को ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चन अपने पास बनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, अपने पास आगे आता है गाउस का नियम। किसका नियम, गाउस का नियम। देखो गाउस लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्या है गाउस लॉ? कोई भी पृष्ठ है, उस पृष्ठ से जाने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, कोई भी पृष्ठ, कोई भी मतलब बंद पृष्ठ होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ओपन पृष्ठ नहीं, बंद पृष्ठ, कोई भी क्लोज सरफेस, कोई भी बंद पृष्ठ, उससे निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। मतलब फाई बी का वैल्यू क्या आएगा, 0। चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, 0। बी डॉट डी एस का वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि जितनी फील्ड लाइन उसके अंदर आएंगी उतनी ही फील्ड लाइन जाएंगी। सिंगल पोल का एग्जिस्टेंस नहीं होता, एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है, हमेशा डाइपोल होगा, द्विध्रुव होगा। इस कारण टोटल जो होगा वो 0 आएगा अपने पास, क्योंकि जितनी फील्ड लाइन आई उतनी फील्ड लाइन चली गई, राइट। इसलिए फाई बी क्या आता है, 0 आता है। और ये मैंने डिटेल में समझाया था पिछले वीडियो में कैसे आता है। तो ये अपने पास होता है गाउस के नियम का रूप, फॉर्म इन मैग्नेटिज्म। कहाँ पे, मैग्नेटिज्म में, चुंबकत्व में। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे अपन बात करें मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ये क्या है? हिंदी में कहते हैं चुंबकन क्षेत्र तीव्रता। क्या? चुंबकन क्षेत्र तीव्रता। मतलब है एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें अगर कोई मटेरियल अपन रख दें तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज, चुंबकीय गुणों को ग्रहण कर लेगा। तो ये बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक्सटर्नल जो फील्ड है, बाहर का जो फील्ड है, बाहर का जो क्षेत्र है बी, इसकी क्या इंटेंसिटी है, क्या इसकी क्या इंटेंसिटी है, क्या तीव्रता है, जिससे ये एक मटेरियल को क्या कर रहा है, मैग्नेटाइज कर रहा है, उसे अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मतलब है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की क्या इंटेंसिटी है, क्या तीव्रता है, जिससे वह एक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा है, उसे अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन म्यू नॉट।
जहाँ पे बी क्या है, वो फील्ड है जो कि यहाँ पे लग रहा है। एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है एम्पियर अपॉन मीटर, ये इसका क्या होता है, यूनिट होता है। वी में अपन निकाल सकते हैं। ओके, आगे अपने पास आता है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, ओनली मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है। हिंदी में बोलते हैं चुंबकन तीव्रता। ये क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने मटेरियल रखा, तो ये मटेरियल किस इंटेंसिटी से, मटेरियल के अंदर क्या इंटेंसिटी है, क्या तीव्रता है जिससे ये मैग्नेटाइज हो रहा है, उसे अपन बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। बाहर की क्या इंटेंसिटी है वो होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, अंदर क्या इंटेंसिटी है वो क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, तीव्रता। और इसे डिटेल में समझाया भी था मैंने, क्या होगा, एम नेट अपॉन वी। मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। राइट, ये अपने को पता होना चाहिए। ये भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, सदिश राशि। डिटेल में समझा रखा है मैंने कैसे क्या है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट क्या, सेम एम्पियर अपॉन मीटर। क्लियर, ओके। आगे आता है अपने पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकन सुग्राह्यता, काई एम से प्रदर्शित करते हैं इसे। इसका अगर मात्रक बोले तो इसका मात्रक नहीं होता है, यूनिट लेस होता है, मात्रकहीन। जब मात्रक नहीं है तो विमा भी नहीं है। कैसे डिफाइन होता है, ये बताते हैं कि जैसे कि जो यहाँ पे इंटेंसिटी होगी, यहाँ की जो तीव्रता होगी वो बाहर की तीव्रता के समानुपाती होगी। मतलब I इज प्रोपोर्शनल टू H। मतलब क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू काई एम एच। ये एक नियतांक आता है, क्या आता है, नियतांक, कांस्टेंट। और काई एम का वैल्यू कितना, I अपॉन एच। दोनों का डिवाइडेशन है, दोनों का भाग है, दोनों का सेम मात्रक है, इसलिए कट गया तो क्या आ गया, यूनिटलेस, मात्रकहीन। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय सुग्राह्यता, इसका फॉर्मूला ये होता है। ओके, एक रिलेशन आता है अपने पास, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। रिलेटिव ये क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, मतलब हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक चुंबकनशीलता। और काई एम क्या है, सुग्राह्यता, ससेप्टिबिलिटी। इनके बीच में ये रिलेशन होता है, और ये रिलेशन भी मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। ये आता अपने पास काई एम इज इक्वल टू सी अपॉन टी, और एक आता है काई एम इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी, ठीक है। काई एम इज इक्वल टू सी अपॉन टी, ये अपने पास होता है क्यूरी नियम। कौन सा नियम, क्यूरी नियम। और ये होता है अपने पास क्यूरी वाइस नियम। क्यूरी वाइस नियम, दोनों से न्यूमेरिकल बनते हैं। देखिए, पहले अगर बात करें क्यूरी नियम की, क्यूरी लॉ की, तो ये जो नियम है ये अपने पास दिया जाता है अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। किसके लिए, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। हिंदी में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। किसके लिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। पैरामैग्नेटिक मटेरियल मतलब अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए क्या होता है कि जो चुंबकीय सुग्राह्यता होती है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितना ज़्यादा ताप होगा सुग्राह्यता उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी, उसके गुण खत्म हो जाएंगे, चुंबकत्व के गुण को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो काई एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T होता है।
फॉर अनुचुंबकीय मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और काईएम का वैल्यू यहां से C/T आता है। C यहां पे होता है क्यूरी नियतांक। क्या होता है? क्यूरी नियतांक। क्या? क्यूरी नियतांक। काईएम इज इक्वल टू C/T। क्लियर? ये किसके लिए है? अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। जबकि बात करें लोह चुंबकीय पदार्थों की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो लोह चुंबकीय पदार्थों की अगर बात करें तो उसके लिए अपने पास ससेप्टिबिलिटी आती है C/T माइनस TC। C अपने पास क्यूरी नियतांक होता है, T कोई भी टेम्परेचर होता है, तापमान, और TC होता है क्यूरी तापमान। कौन सा तापमान? क्यूरी ताप। ये लो, ये अपने पास पूरा चैप्टर है, ये फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में, ये सूत्र अपने को पता होना चाहिए। सारी चीज़ें डिटेल में बताई है, और अब सारा का सारा समरी अपन यहाँ पे देखे हैं कि ये इस चैप्टर का सारांश है। ठीक है, ओके। तो ये आपको तभी समझ में आ सकता है जब आपने पहले ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, और अदरवाइज नहीं पढ़ा हुआ तो ये समझ में कम आएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।